सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन अभी जारी है और इलेक्शन के जो नताइज हैं वो भी आने का सिलसिला अभी जारी है। हमारे एनालिस्ट की टीम भी अभी भी माशाल्लाह बड़ी एनर्जेटिक बैठी हुई है यहाँ पे। सुबह से आपको हम लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं, उनके तज्ज़ियों से आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ये जो PTI के हमायत याफ्ता कुछ लोग हैं, मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगी। और हमेशा से अगर कह दें कि PTI के रिवायती सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और मुल्क के अंदर और बाहर बैठे जो डिसइंफॉर्मेशन ब्रिगेड है, जिसमें इमरान खान का अपना एक्स जो हैंडल है वो भी शामिल है, PTI का ऑफिशियल हैंडल भी शामिल है और बाहर बैठे टाउट्स का मतलब समझते हैं ना, उन्होंने जैसे ही कल शाम को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हुए, फौरी क्या किया जी, फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया। जैसे फतह या भी हो चुके हैं, ऐलान कर दिया और इंप्रेशन ये दिया कि जी सिर्फ जो 10% से भी जो कम रिजल्ट्स आए थे उस पर इन्होंने ये शो किया, ये बताना चाहा कि ये तो जीत चुके हैं। और जबकि अभी जो कसीर तादाद में नताइज हैं वो आना अभी बाकी थे, लेकिन वहाँ पे एक हिजानी सी कैफियत और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको पता है इलेक्शन जो प्रोसेस है उसको मुतनाज़ बनाना था, जैसे कि पहले से कोशिश की जा रही थी। झूठ पे लाकर लोगों को गुमराह करना था, जिसमें ये पार्टी बड़ी एक्सपर्ट है और आपको पता है ये बड़ी एक्सपीरियंस भी इस हवाले से। अच्छा, इलेक्शन कमीशन इस बारे में हमने देखा कि कई बार एक्सप्लेनेशन दे चुका है, वजाहतें दे चुका है कि इलेक्शन रिजल्ट सिर्फ उस वक्त जारी किया जाएगा जब तमाम पोलिंग स्टेशन से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो ये जो दस्तखतशुदा फॉर्म 45 है वो बाकायदा आपके पास आ जाए, RO जो इलेक्शन कमीशन को जमा करवा देगा। और ये सारा प्रोसेस आप सबको पता है। अब इन फॉर्म्स के इकट्ठा करने में और इनकी वेरिफिकेशन जो होती है उसके दौरान ये हिजानी जो कैफियत पैदा करके, हिजान पैदा करके कई मकामात पर ROs के दफातर पर बाकायदा हमला करके हालात को गंभीर किया गया। लेकिन इस बात को वलाए ताक रखते हुए PTI ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए फौरी जो अपने अकाउंट्स है उससे लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। यानी 5%, 10% रिजल्ट आने के बाद अपनी फतह का बाकायदा ऐलान कर दिया। बाकायदा अनाउंस करने वाली पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, जिसमें बाहर जो बैठे अकाउंट्स हैं वो भी शामिल। और मैंने आपको बता दिया कि एक्स पे जो मेन अकाउंट्स हैं, जो इस पार्टी का अपना एक अकाउंट है, इनके बानी चेयरमैन का अकाउंट है, वो भी शामिल था। एनालिस्ट की तरफ चलते हैं जी। नज़ीर लगारी साहब, डॉक्टर दानिश साहब, एहतशाम साहब, जाहिद शराजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दानिश साहब, ये क्या हो रहा है? ये जो पार्टी है इसने ठेका ले लिया है कि मुल्क के खिलाफ हमेशा बात करेगी और सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह करेगी। इसके कुछ लोग अंदर बैठ के बाहर बैठ के इस तरह की बातें करेंगे। अफसोस के साथ कहूँगी हमारे कुछ साथी सहाफ़ी भी हैं जो सीनियर एंकर्स एनालिस्ट रह चुके हैं, जिन्होंने सारी इज्जत इस मुल्क से कमाई है, वो बाहर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं, यंगस्टर्स को गुमराह करते हैं। मकसद क्या है? देखिए, आपकी बहुत सारी बातें जो अभी थी उससे मैं शायद इख्तलाफ करूँ, ठीक है, आपको राइट अप कर सकते हैं। यही मैं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इलेक्शंस जो मुल्क के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देता है, मुल्क के ख़िलाफ़ बात करता है, इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है, वो कोई भी हो, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो या किसी भी शोबे से हो, वो काबिल कबूल तो है नहीं। लेकिन ये जो आप कह रही थी कि जी ये ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया जला रहा है, नहीं। देखें, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, 11 इलेक्शंस हुए हैं जिसमें एक जमाती इलेक्शन, गैर जमाती, और एक आपके सदारती इलेक्शन था जो कि आपके मोहतरमा फातिमा जिन्ना के और अयूब खान के दरमियान होता। उन तमाम इलेक्शंस को लेके इलेक्शंस ट्रेंड जो बनता है वो 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद जो बनता है वही रिज़ल्ट आखिरी तक में आता है। आप कोई भी एक रिज़ल्ट उठा लीजिए, मैं आपको यहाँ पे शर्तिया दावे से कहता हूँ कि आप उठाएं 10 और 11 बजे जो रिज़ल्ट आ रहा होता है वही रिज़ल्ट जो है वो आगे चलता है, बशर्ते के RTS ना बैठे, बशर्ते कि जैसे आज 5 बजे जो है एक RTS बैठ गया। अब सूरत हाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नेशनल TV दिखा रहा है, हम तो उस पर नहीं जा रहे हैं ना, हम तो नेशनल TV को देख रहे हैं। नेशनल TV दिखा रहा है कि जनाब आज़ाद उम्मीदवार इतने, आज भी दिखा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 95 के करीब जीत चुके हैं और जो PTI के हिमायत याफ्ता हैं, और दूसरे जो हैं PMLN के वो जनाब इस वक्त 64 पे हैं, पीपल्स पार्टी 50 पे है। तो कहने का मतलब है कि ये नेशनल TV दिखा रहा है और इस ट्रेंड के ऊपर
कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात, ये सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आज़ाद पार्टी है जिसको सपोर्ट हासिल है पीटीआई की। और देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन और कानून और आइन के मुताबिक आज भी पार्टी पीटीआई एग्जिस्ट करती है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पहले ही हमने कंडेम किया, जिसको आपने कहा कि जो इदारों के ख़िलाफ़ बोले, जो मुल्क के ख़िलाफ़ बोले, और इसमें बहुत से लोग शामिल हैं, वो हर पार्टी में शामिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई के अंदर इमेच्योर इस किस्म के, और ख़ुद उनकी अपनी लीडरशिप जिन्होंने इस किस्म का माहौल पैदा किया, पॉलिटिकल पोलराइजेशन थी, गालिम गलोच की सियासत की, बहुत ख़राब हालात पैदा किए, जिसकी बुनियाद पर उन पर सिंबल है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, आप एक्सेप्ट करें, अवाम का मैंडेट है, अवाम ने दिया है, उस वक्त दिया है उनको जब उनके पास आपका इंतखाबी निशान नहीं है, उस वक्त है जब उनके पास तीसरे दर्जे के उनके कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उस वक्त है जब उनको लेवलिंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई है, उस वक्त है जब उनके साथ ज्यादती हुई है। अब जब इलेक्शंस में 3 बजे हम यहाँ बैठे थे, मेरे साथ लगारी साहब थे, शराजी साहब थे, एहतशाम साहब भी ज़ाहिर जागे हुए थे, तो हमने तो 3 बजे जो देखा ट्रेंड, उसमें तो हमें ये नज़र आ रहा था कि ये जो आपके इंडिपेंडेंट हैं ये स्वीप कर रहे हैं। लेकिन हमें वो लगारी साहब की बात बार बार याद आ रही थी, हम कह भी रहे थे, लगारी साहब कह रहे थे कि ये जो है अभी बहुत से वो आने हैं आपके और अभी तब्दील हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ चैलेंज करता हूँ कि 10-11 का ट्रेंड जो होता है उसमें 5% 7%, मैंने बड़ी रिसर्च की अभी घर जाके, उसमें चेंज होता है। इतना बड़ा चेंज नहीं होता है कि आपने जो है वो बड़े बड़े बुर्ज जो हार रहे थे, 20-20 हज़ार से हार रहे थे, 15-15 हज़ार से हार रहे थे, अब अगर आप ये करेंगे और अवाम का, और ख़ास तौर पे इस दफ़ा 46% जो टोटल वोट है उसका नौजवानों का, और आप देखें ये सब वीडियो मौजूद है किस तरह नौजवानों ने इस दफ़ा वोट दिया है। वोटर टर्नआउट ख़ास तौर पे नौजवानों का बहुत था, ख़वातीन का बहुत था जिन्होंने वोट दिया। अब उसके अगर आप मैंडेट को माजरत के साथ, मेरा एक सवाल है और सबका सवाल है कि 3 बजे आखिर क्यों जागे इलेक्शन कमीशन, और वो जिन्होंने कहा था कि 2 बजे तक हम हर सूरत में ये कंप्लीट कर देंगे, नहीं किया। फिर उन्होंने कहा हम 10 बजे कंप्लीट करेंगे। आप अभी कितना बज रहा है, आप बताइए क्या पूरा रिजल्ट आ चुका है? 10 से ऊपर, हाँ, 10 नहीं, सुबह कहा था 10 बजे, नहीं किया। तो अब उससे 12 घंटे ऊपर हो गए। ये सवाल है लोगों का। आप ये बताइए कि ये रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है? कराची का रिजल्ट, आप एक बात आए ना, पश्तून का रिजल्ट तो आ गया जो बहुत दूर है, केपीके में एक पता नहीं कौन सी दूरी की जगह का रिजल्ट तो आ गया है, कहाँ का अभी बताएंगे शिराज। लेकिन आप कराची का रिजल्ट अभी हमें दे नहीं सके, आप लाहौर का रिजल्ट हमें दे नहीं सके, आप इस्लामाबाद का रिजल्ट हमें दे नहीं सके। और जब दिया है माजरत के साथ, तो वो जो लीड थी 15-15, 20-20 हज़ार की, कोई माने या ना माने, हकीकत यह है कि इस वक्त एक चीज़ करना है, और वो बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, बहुत ज़रूरी है कि आवाम का जो भी मैंडेट है, जिसको भी चाहता है, चाहे पीपल्स पार्टी को जाए, पीएमएलएन को जाए, पीटीआई को जाए, किसी को जाए, वो मैंडेट को तस्लीम किया जाए। और अगर मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाएगा तो ये मेरा ख्याल है मुल्क को, कौम के लिए और जमहूरियत के लिए अच्छा आपकी इजाजत से हम जान लेते हैं। एहतशाम साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी जी। डॉक्टर साहब ने अहम पॉइंट रेज, पार्टली मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ, कुछ चीज़ों पे डिसएग्री करता हूँ। ठीक है। मसलन डॉक्टर साहब ने एक बात की थी कि जी बताएं 11 बजे के बाद कभी चैलेंज हुआ है, तो मैं भी डॉक्टर साहब से सवाल पूछ लेता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख के 12 इलेक्शन, ये 12वां है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरा ख्याल है लगारी साहब ने सारे ही कवर किए हैं। कभी मुझे बता दें कि किसी इंतखाब का रिजल्ट फिजा उस रात को या अगली रात को भी आ गया हो, कम से कम 2 दिन इसमें लगते हैं कंपाइल होने में, सारा कुछ करने में। यही वजह है कि आप और मैं बैठ के गैर सरकारी नताइज की बात कर रहे होते हैं ना, गैर हतमी की बात कर रहे होते हैं। इस पर तनकीद जो हो रही है, देखिए तनकीद के 2 पहलू हैं। देखिए एक तनकीद का पहलू तो बड़ा वैलिड है, जिस पे मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो मुल्क के ख़िलाफ़, अदानों के ख़िलाफ़ करते हैं, गलत करते हैं, कंडेम करना चाहिए। लेकिन फिजा मुझे इस बात में ज़र्रा बराबर भी कोई इसमें शक नहीं है लगारी साहब कि इलेक्शन से बहुत पहले हमारे सहाफ़ी बरादरी, हमारे अच्छे दोस्त, आपके मेरे दोस्त जो बाहर बैठे हैं, जो जर्नलिस्ट नहीं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गए, उन्होंने बड़ी गलत खबरें दी, झूठी खबरें दी, वो ट्रेंड जो चलाए,
उसको लोगों ने फॉलो किया। अब मसला ये है कि जिसको जो पसंद आता है वो उसको फॉलो कर रहा होता है, लेकिन वो मेथड टू द मैडनेस ये कहता है कि भाई कम से कम आप अपने तौर पे अपने अपने जो कहते हैं फैक्ट्स उनको वेरीफाई कर लें, वो नहीं किया गया। एक दूसरी बात है जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जी 11 बजे का ट्रेंड, देखिए मैं 11 बजे ट्रेंड को तो डॉक्टर साहब मैं उस वक्त मानूँ ना कि जब आपने अपनी मर्ज़ी के सारे बंदे जिनको जितवाना था जितवा दिया, या जिनको हरवाना था हरा दिया। आप मुझे बताएं कितनी बड़ी एम्बेरसमेंट है PMLN के लिए कि अपने राना सनाउल्लाह हार गए। इसी तरह से आप देख रहे बड़े बड़े अपना ख्वाजा आसिफ हार गए, रोयल असगर हार गए, नहीं आ रहे। देखिए ना, अगर जिन्होंने झुर्लू फेर रहा होता है ना, ये पार्टी के मेन बंदों को बचाते हैं, साथ है और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अच्छा मैं खुर्रम दस्तगीर आप कभी नहीं हारे, उनके वालिद साहब कभी नहीं हारे। वो पिछले इलेक्शन में गुजरामला डिवीजन ने स्वीप किया था। लिहाजा मैं ये बात, मेरा जहन नहीं मानता इस चीज़ को कि कोई प्लान करके काम किया गया। आपको पता है एक सेकंड 2013 का इलेक्शन जो था, जिस वक्त PTI के चेयरमैन बानी चेयरमैन लेके अदालत में चले गए थे, उन्होंने कहा धांधली हुई है, तो वो कहते हैं ना कि एक 70 का इलेक्शन फेयर जिससे मुल्क टूटा, और 2013 का इलेक्शन उसको मैं फेयर इसलिए कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि कोई ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं है। और मैंने पहले भी मिसाल दी थी अमेरिका का 2002 का इलेक्शन, अल गोर वर्सेस बुश, इसमें अल गोर जीत रहे थे। आज भी उनकी सियासी तारीख कहती है वो जीता हुआ था, लेकिन फाइनली केस अदालत में गया, सुप्रीम कोर्ट, बुश साहब जीते, आप नहीं जीते, कोई शख्स उस पर उंगली नहीं उठा रहा। लेकिन आप देखने आज सुप्रीम कोर्ट को भी गालियां दे रहे हैं, सियासी जमातों को भी दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी दे रहे हैं, और तो और छोड़े आपके मेरे कंधे पे चढ़ के जो आए थे हमें भी गालियां दे रहे हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है हमें, वो कहते हैं मैटर टू द मैडनेस, इन बिटवीन बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स में कोई, मैं ये बार बार कहता हूँ कि कोई जिसको कहते हैं ब्लैक एंड वाइट चीज़ नहीं होती, ग्रे एरियाज हैं, आपने उनको एड्रेस करना होता है। तो मेरा ख्याल है सब कुछ होने के बावजूद PMLN के बारे में जिस तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं, रात तक हम भी परेशान थे क्या हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब इस बात में वजन है कि जब आप और मैं उठ के रात को गए 30% मैक्सिमम रिजल्ट आया था, उसके बाद जो आया हम कैसे जूम कर लें कि 70% इलेक्शन सारा का सारा चोरी करके किसी और को दे दिया गया, ये दिमाग को बात नहीं लगती। हाँ, देखिए कुछ प्री पोल रिगिंग में सारी चीजें होती हैं। आखिरी बात कह दूं, ये RTS के बैठने के बाद ये एक मेरा ख्याल है मुक्तदा के लिए, रियासत के लिए बड़ा चैलेंज था कि क्या ये इस तरह का धब्बा दोबारा अपने सर पे ले सकते हैं। आपका निज़ाम डिफेक्टिव है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम 2 हफ्ते पहले चेक किया गया, इसमें गलतियां नजर आई, लेकिन नहीं कर सके। तो बहुत सारी कोताहियों के बावजूद, और फिर सारी सियासी जमातों ने, किसी ने नहीं कहा कि जी कोई फुल फ्लैश रिगिंग हुई है और हमें हराया गया, अभी तक किसी ने नहीं कहा। ठीक है जी, अच्छा लगा है। माजरत के साथ पीपल्स पार्टी के श्री रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उन्होंने कहा है कि एतराज़ात अभी भी किए, ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। और क्या कहेंगे वो ये थोड़ी कहेंगे कि जनाब इसाक डार साहब हमारे प्रोग्राम में आके कह गए हमारे साथ ज्यादती हुई। मैं यही तो कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि सियासी जमात नहीं कह रही, मैं तो कह रहा हूं सियासी जमात इस्लामी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ के कहा है नहीं ज़्यादती हुई है, ये सबसे बड़ी एक सवाल है। एहतिशाम साहब एक मिनट, एहतिशाम साहब मैं सर से इतराज कर रहा हूं। चलिए ठीक है, हम आते हैं सिर्फ बाकी दोनों को आपकी इजाजत से। अच्छा एहतिशाम साहब एक मिनट, आप दोनों की इजाजत से इन दोनों को शामिल है गुफ्तगू। लगारी साहब भी, शराजी साहब भी, सब सीनियर हैं, काबिल एहतराम है। ज्यादती हुई है लगारी साहब या सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है? दोनों बातें डिफरेंट हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, आप बता दें। पहले आपका इंट्रो जो था मैं उस पर बात करना चाहता हूं। जी प्लीज। जिन लोगों ने वतन छोड़ दिया जी, और जिन लोगों ने बाहर बैठकर एक बयाना बनाना शुरू किया, जी जी, जिन लोगों ने बाकायदा, जो हमारे दोस्त थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारी जान पहचान नहीं, जान पहचान नहीं थी, हमारे दोस्त थे, भाइयों जैसे दोस्त, ठीक है, और हम साथ खाने पीने बैठने वाले जो दोस्त थे हमारे, जब हम इस्लामाबाद में या लाहौर में या कहीं भी या कराची में जहाँ भी होते थे, वो हमारे जान जिगर की तरह दोस्त, वो बाहर चले गए और एक स्पोक्समैन बन गए एक पार्टी के, जो भी जिस तरह से, और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू की, उन्होंने डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस पर हमले किए हैं, एक नहीं दो नहीं, मैं 50 हूं, इसमें से आपको निकाल कर दे सकता हूं। शिकायतें हमें नहीं होती हैं, नाराजगी हमें नहीं हो सकती है। क्या हम इस बात पर अब तक नाराज नहीं हैं कि आपने बेगुनाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया था? लेकिन क्या हुआ है कि किसी ने जाकर मुल्क में जाकर इज्तिमाई तौर पर किसी इंस्टीट्यूशन पर जिम्मेदारी डाली। उसी जमाने में जब भुट्टो साहब को फांसी हुई है, उसके एक हफ्ते के बाद पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की मीटिंग हो रही है, हम वहां पर रिपोर्ट कर रहे थे। एक बंदे ने कहा कि जी इसमें पूरा इदारा मुलविस है, तो वहां खुद पीपल्स पार्टी के लोग खड़े होकर कहने लगे नहीं हम नहीं सुनेंगे ये बात, नहीं इदारा मुलविस।
एक शख्स है जो ज़ियाउल हक जिसका नाम है, या उसके कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सब काम किया है, वो इस बात को, इल्जाम को नहीं मान रहे थे। यहाँ हाईजैकिंग केस भी हुआ है, बड़े बड़े केसेस हुए हैं सर, माजरत के साथ। वो सही है या गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन ये ना कहें कि इससे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातों ने वो काम नहीं किया। हमला हुआ है इतना बड़ा, ये वो है पूरा का पूरा उड़ा दिया। तैयारा हाईजैकिंग केस क्या कम था? इससे बड़ा कोई केस है जिसके ऊपर फांसी के सजाएं दी गई हैं मलिक अय्यूब को और सैफुल्लाह। मैं तो सर पॉइंट तो डालूं ना, दे सकता हूं खुदा के लिए सर। यानी आपके कहने का मतलब है कि नहीं उनको आपके कहने का डॉक्टर साहब कि जो चीजें अगर होती हैं तो फिर भूल भी जो भी करे, ये कहना है वो फिर भुला भी दी जाती हैं। जो भी करे गलत है। मेरा ख्याल है वो बात कर ले, सही करें। गलत हुआ है। जी लगाए सर प्लीज। जी। मेरा ये कहना है कि आप एक शख्स मुलविस नहीं है और वो रियासत में एक अहम ओहदे पर मंसूब है, मुतमक्किन है और वहाँ बैठे। आपने क्या किया? एक पूरी लाहौर से, अनारकली से या जुबली से, कहाँ से आप निकलते हैं लोगों को लेकर और आप रवाना हो जाते हैं इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ और कहते हैं कि सब कुछ कर लो, लेकिन इस शख्स को नहीं बनाना, हम किसी गैर मुहब्बे वतन को पाकिस्तान की फौज का चीफ नहीं बनने देंगे। ये बाकायदा नाम लेकर गए हैं आप। ये कौन बात करेगा? कैसे लेफ्टिनेंट जनरल के मनसब पर पहुंचने वाला कोई भी शख्स, कैसे आप उसके क्वेश्चन करेंगे कि मुहब्बत वतन थी या नहीं थी? वो मुहब्बत वतन था या नहीं था? अब भी बैठकर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप 4 स्टार जनरल को कहेंगे कि जनाब तुम मुहब्बत वतन नहीं हो, हम उसकी मुहब्बत वतनी को क्वेश्चन करेंगे। हमारे दोस्त, हमारे ये जो बड़े बड़े एंकर और ये जो बने होते हैं वहां बैठकर ये सब कुछ कर रहे हैं। एक उनकी अपनी कम्युनिटी का भी कोई मेजर शेजर कोई इस तरह का बंदा है, वो भी बैठकर इस तरह की चीजें कर रहा है। क्या हम इन चीजों को बैठकर मानेंगे? हकायक जो भी हैं हम कन्फ्रंट करते हैं। हम अगर गलत बात होती है तो हम नहीं मानते हैं। फैलाता है बाहर बैठ, जिसकी बात करें झूठ फैलाता है बाहर बैठ के। मैं ये कहता हूँ कि बात ये है कि 9 मई के बाद रोजाना 9 मई हो रहा है। 9 मई एक दिन की वारदात थी, उसके बाद जो लोग बैठे हुए हैं वो रोजाना, ये आपका इंट्रो वो था कि जनाब जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और मुल्क के अंदर भी हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, वो एक शख्स की मोहब्बत में क्या क्या कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन हम रात तक, सुबह मैं बैठकर कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जनाब हम क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं कि आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं जल्दी। ठीक, तो हमारा भी एतराज है, लेकिन ये नहीं है कि हम अपना सींग बुलंद करके जाकर टकराना शुरू कर दें कि ना हम तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा शिराजी साहब जी प्लीज। लगारी साहब से भी इत्तेफाक करता हूँ, डॉक्टर साहब ने जो कहा मैं उससे भी इत्तेफाक करूंगा। बिल्कुल आपने जो इंट्रो पढ़ा, जी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करें, लेकिन क्या इंडिविजुअल गलतियों की वजह से अगर इंस्टीट्यूशंस बदनाम होते हैं तो हम चुप रहें? एक बड़ी अजीब सी बात है। जैसे लगारी साहब ने कहा कि शायद ये बिल्कुल 9 मई बहुत गलत था, बिल्कुल गलत था, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला गलत था, फौज को टारगेट करना गलत था। कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो डिनाई करेगा, लेकिन मुझे ये बताया जा सकता है कि जो PMLN की हुकूमत 2 दफ़ा गई तो किस बात की सज़ा मिली थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब गई तो किस बात की सज़ा मिली थी, अमरीकी एम्बेसडर्स को जब हम ख़त लिखते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो रोग एनिमल को एलिमेंट्स को जो है वो ट्रेन कर रही है, तालिबान को ट्रेन कर रही है और टेररिस्ट को ट्रेन कर रही है, तो ये किसने किए थे? ये भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सियासतदान जब ताकत पे आते हैं तो वो फिर ये समझते हैं कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को अपने पाँव के नीचे करें। ये सबसे बड़ा मसला है। इंस्टीट्यूशनल क्लैश क्यों पैदा होता है? अगर आप कहते हैं जी मुकन्ना जुडिशरी और साथ साथ पार्लियामेंट का अपना अपना रोल है, आपकी फ़ौज का अपना रोल है, तो फिर ये तमाम इदारे कॉन्फ्लिक्ट में क्यों आते हैं? हम तो बार बार एक बात करते हैं कि जब एक हकीकत है दुनिया के अंदर, हर मुल्क के अंदर, डॉक्टर साहब अगर आप मेरे साथ एग्री करेंगे, तो क्या अमेरिका के अंदर फौज का इन्फ्लुएंस नहीं है? क्या CIA का इन्फ्लुएंस नहीं है? फिर हमें बात करनी चाहिए ना, डिबेट करनी चाहिए कि हर जगह पे है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल में किसी भी इंस्टीट्यूशन को दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहिए। कि पार्लियामेंट की एक मुद्दत होती है, किसी हुकूमत की नहीं होती। ये हम टेन्योर की बात करते हैं 5 साल, ये पार्लियामेंट का टेन्योर होता है कि आप अदम एतमाद का वोट कभी भी लाया जा सकता है। मेंबर्स जिस तरह अदम एतमाद हुआ था, हम ये क्यों समझते हैं कि एक पार्टी है
और बस वही 5 साल रहेगी, चाहे वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे। पार्लियामेंट की एक मुद्दत होती है, जिसमें अभी पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की और इंतखाबात वो कि थोड़े आगे चले गए, इंटरिम सेटअप ज़रा लेट चला। हम ये क्यों समझते हैं कि गैर आइनी था? क्या ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इसका तरीका का? डॉक्टर साहब देखें, आपने जो सवाल किया है उसका मुख्तसर जवाब देते हुए मैं असल मुद्दा पे आता हूँ कि इस वक्त जो बात है ना वो है इलेक्शन 2024। ठीक है। आपने एक सवाल उठाया कि क्या वो अदम एतमाद की तहरीक जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन थी। बिल्कुल थी, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको हटाया गया था। कोई बड़ी बात नहीं, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा जो है वो अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी, लेकिन वो नाकाम हुई थी। ठीक है। इंडिया में भी बहुत दफ़ा आई है। अब सवाल, 11 बार आई अब मैं एक जो सवाल आपको करना चाहता हूँ और वो ये करना चाहता हूँ कि देखें, यहाँ पर बैठा हुआ कोई शख्स इस बात को सपोर्ट नहीं करेगा कि कोई भी सियासी जमात जो हैं वो आपके पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करे जो पाकिस्तान के लिए किसी लिहाज से काबिल कबूल नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। अब जैसे आपने अदालत की बात की कि अदालत को आप वो कर रहे हैं, तो भैया ये भी तो देखें पाकिस्तान की अदालतों ने किया क्या है, क्या क्या फ़ैसले दिए हैं। जनाब, जो जस्टिस मुनीर से लेकर आप आ जाएं और परवेज़ मुशर्रफ साहब को, फिर उसके बाद आप आगे जाएं, अब उससे पीछे जाएं जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, और उसके बाद जो मज़ीद नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो हुआ, ठीक है ना, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ, तो बात यहाँ पे नहीं है। अब जो काम इंस्टीट्यूशन गलत कर रही है, जो लोग गलत कर रहे हैं, बेसिकली तो देखें इंस्टीट्यूशन ये काम नहीं करती है, ये तो इंडिविजुअल करता है। ठीक है ना, इख्तलाफ अगर किसी से होता है तो वो इंडिविजुअल पे होता है, हम पूरे इंस्टीट्यूशन को नहीं ले सकते हैं। बड़ी खूबसूरत मैं किसी भी पॉलिटिशियन, मसलन किसी भी इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे फौज हो, चाहे अदलिया हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे जजेस भी गुजरे हैं। आप पूरे इदारे को गलत नहीं कर सकते, वो गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहाँ पर आपके सवाल के बाद चारों में से कोई आदमी ये कहेगा कि ये अमल सही है, कहीं गलत है। अब आइए आप कि जब आप एक सियासी जमात को आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन इजाज़त दे रहा है, तो फिर मैं और आप कौन होते हैं कि हम उनको इलेक्शन ना लड़ने दें। और फिर आवाम अगर मैंडेट देती है किसी को और वो मैंडेट जो है वो आप रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो आप क्या बताएं। अगर 2018 में जो एक पूरी प्लान के तहत पीटीआई को जिताया गया, क्या वो इलेक्शन जो था वो फेयर था? क्या उसमें पीटीआई को नहीं जिताया गया? क्या वहाँ पर सीटें जो हैं वो रातों रात बदली नहीं गई? क्या पाकिस्तान की तारीख में धांधलियाँ नहीं होती हैं? क्या इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है? सब मानते हैं कि एक ही इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में फेयर हुआ था और वो 1970 का इलेक्शन था। इसके अलावा कोई भी इलेक्शन फेयर नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। एहतशाम साहब कहते हैं कि 2013 का इलेक्शन जो है वो फिर भी बेहतर था। चलें, ये मानते हैं। कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सी चीज़ों को वैलिडेट करती है। परवेज़ मुशर्रफ के उस एक्ट को भी उन्होंने वैलिडेट कर दिया था, पार्लियामेंट ने भी कर दिया। तो क्या मैं उस एक्ट को कहूँ कि सही है? मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट का कहना, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो तायात नायल थे, तो वो इतने अरसे वो तायात बेचारे नायल रहे। ताहयाती वाली बात तो बिल्कुल लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इस वक्त जो इलेक्शन में जो भी खड़ा हुआ है वो कानूनी और आईनी हैसियत से खड़ा हुआ है। हम उन तमाम चीज़ों को कंडम करते हुए इस बात पे आ रहे हैं कि जो वोटर, अगर मैंने एक वोट दिया है, अगर मैंने एक वोट दिया है किसी सियासी जमात को और मुझे ये महसूस हो रहा है और ये नज़र आ रहा है कि जनाब इसमें कई ऐसी वीडियोस अभी मौजूद हैं, शायद हम आप दिखा ना सकें कि वो वीडियोस ये बता रही हैं कि किस तरीके से जो है वोट फॉर्म। इतने चैलेंजेस हैं, जैसे अब आप खबर सुन रहे थे, सिक्योरिटी के मामलात हैं, अमन अमान की सूरत हाल है। और कल का दिन मैं कहती हूँ मैं शुक्र अदा करना चाहिए, बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस, बड़े इस तरह के थ्रेट्स भी आ रहे थे कि कल खुदा ना ख्वास्ता कोई मसला भी हो सकता था। यहाँ पे सब कोई मुसीबत पड़ी थी कि फ़ोन के सिग्नल्स बंद हो गए, टेलीफोन नहीं चल रहा था, खुदा ना ख्वास्ता कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता, फिर हम लोग क्या बात कर रहे होते। अमन अमान से चला गया दिन। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का फ़ैसला एक बड़ा फ़ैसला था, ये बड़ा चैलेंजिंग फैसला
फैसला था। ईरान वाली जो हाल ही की एपिसोड हुई वो आपके सामने है। भारत आए दिन एडवेंचर करने का सोचता रहता है, भारत हमेशा पाकिस्तान में कुछ ना कुछ गलत करवाने की साजिशों में मुलविस रहता है। तो इतने ज़्यादा हमारे जो चैलेंजेस हैं, हम इस पर क्यों नहीं गौर करते? मईशत बहुत बड़ा चैलेंज है, हम इसी बात से बाहर नहीं निकल रहे होते कि कोई इसकी पगड़ी उछाल रहा है, तुमने फलां सन में ये किया था, मैंने फलां में ये किया था, आज तनकीद है, कल इकट्ठे बैठ जाएंगे। मामला जो मुल्की मसाइल हैं बड़े बड़े, उस पर इकट्ठे बैठे ना सर जोड़ के सब। बिल्कुल सही है। दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क के अंदर, और हमारे लिए ये इसलिए कि हमने बहुत ज़्यादा जानी कुर्बानियाँ दी हैं, और हमारे बड़े अहम लोग जो हैं वो इस सारे के सारे इसमें अपनी जान से गए हैं। तो दहशतगर्दी एक मसला है, मईशत हमारे लिए एक मसला है, टारगेट किलिंग एक मसला रही है हमेशा। तो अमन व अमान हमारे लिए एक ख़ास वो है, हमारे लिए इंतहाई अहम ज़रूरत है कि हम हमने अमन व अमान के साथ बने, और हुकूमत साजी का जो अमल है उसमें भी ये बहुत ज़रूरी है कि कोड टारगेट सामने रखे जाएं। और मैं अब ये कहता हूँ कि जनाब, अब आपके लिए कोई भी, किसी भी पार्टी का कोई भी नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन आपको आइन और कानून को पेश नज़र रखते हुए एक ऐसा तरीक़ाकार अख्तियार करना है कि पाकिस्तान आगे की तरफ जाए। अब लाड उठाना जो है हमें बंद करना चाहिए कि हम लाड उठाएंगे, हमारे पुरान लाडले हैं, फलां प्यारे हैं, हम उसका लाड उठाएंगे। लाड उठाने का सिलसिला बंद किया जाए। पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दे दिया है, थ्रू आउट मेरिट हो। हाँ, बिल्कुल शिराजी साहब, आपकी इजाज़त से लगा शेर साहब, आप तो जिस एरिए से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पे सीनियर हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं, सीनियर आप अब एनालिस्ट भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, सहाफ़ी हैं, वहाँ कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, कुर्बानियाँ हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कुर्बानी है। तो जब ये लोग तनकीद कर रहे थे, जहाँ से हमने आगाज़ किया था अपने प्रोग्राम का, किस मुँह से लोग तनकीद कर रहे होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ आपके सिस्टम के अंदर जो लोग हैं, यही लोग हैं जिनसे आपने पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाना है। तो एक बात तो ये कि जैसे लगारी साहब कह रहे कि वो इतना लाड प्यार किया क्यों गया, एक वक्त में एक लाडला फिर दूसरा लाडला, ये तो वो मसला हुआ कि थोड़ा सा अगर कोई नाराज़ हुआ तो वो कहेगा जी आप उठ के सारे इंस्टीट्यूशन को टारगेट करें। अल्फाज में एक्सपेरिमेंट तजुर्बात भी कह सकते हैं, आप जो भी कह लें। दूसरा जो इस वक्त चैलेंजेस की हम बार बार बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके चैलेंजेस ये हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, बल्कि आपके वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर सारे जो है ना वो अंडर थ्रेट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा, अब सियासी जमातें जो भी हैं, चाहे जैसे मैं वैसे एक चीज़ जो मियाँ साहब ने कही कि जनाब आप तमाम जमातें, बिल्कुल ठीक है कि मैं इत्तेफाक नहीं करता कि बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त एज अ प्राइम मिनिस्टर की स्पीच वो दे देते, वो इंतज़ार करते। मेरी राय ये थी, शायद बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना करें, मेरे ख्याल में अगर वो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी जिसको ऑफिशियली माना गया कि वो 90 से ज़्यादा सीटें जीत चुकी है, तो उनका हक बनता वो दे देते, अगर उनके साथ लोग जाते हैं ना। दूसरा, टेक्निकली जो बार बार अब मसला वो ये है कि अगर आपने उनको इल्यूजन में रखो, डॉक्टर साहब, मसला ये है आप उनको सीट नहीं दे रहे हैं, आप उनको तकरीर कहाँ अब देख रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आया करी है उन्होंने, हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज आया सिंसियर है पाकिस्तान के साथ, या वो सिंसियर है सिर्फ अपने इक़्तिदार के साथ। देखिए, इस वक्त तो इक़्तिदार की लड़ाई चल रही है ना, पाकिस्तान के इशूज़ तो बाद के हैं, इस वक्त ये इक़्तिदार में आना चाहते हैं और हर तरीके से आना चाहते हैं। उसके लिए आप देखें इथिक्स क्या है। इथिक्स तो ये होती जैसे कि अगर जो भी लार्जेस्ट पार्टी आप उनको इनवाइट करते, अगर वो हुकूमत ना बनाती फिर आप बनाते। चले, इस वक्त हम देखते हैं कि वाकई जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस क्या है, क्या उनकी पार्टी इंटैक्ट है या नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की जो आपने बात की, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए वेस्टर्न बॉर्डर, आज तक हम ये खुश होते रहे कि शायद जो है वो अफ़गानिस्तान में बड़ी अच्छी हुकूमत आएगी, हमारे दोस्त आएंगे, तालिबान आएंगे तो सब हालात अच्छे होंगे, लेकिन वो एक फायर बैक हुआ। आज सबसे ज़्यादा ख़तरा हमें उसी बॉर्डर से है। इसके अलावा ये एक सिक्योरिटी के खतरात नहीं है, आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक आपके खिलाफ एक आबी जंग क्रिएट की जा रही है। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके पास विजन ही नहीं। आज भी हमने सुना कि लैपटॉप आपको मुफ्त देंगे, आपको हम ज़कात का कार्ड देंगे। भाई अब आप निकल जाओ इससे बाहर। आपके क्लाइमेट चेंज की इशू है, आपके मुल्क में खुराक की कमी पेश आ रही है, किसके पास है? आप देखिए, प्रॉपर्टी डीलर्स को आप ला रहे हैं और स्कीमें दे रहे हैं और आप उनको पार्लियामेंट में बिठा रहे हैं। आप उनसे ये नहीं पूछते कि आपने हज़ारों एकड़ एग्रीकल्चर ज़मीन बर्बाद कर दी, कौन रोकेगा इनको? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के रिफॉर्म्स की बात, बल्कि बिलावल भुट्टो ने उस दिन मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा हूँ, कह रहे थे कि मैं वाकई वो रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स करने की भी कोशिश करूँगा। अब सोचने वाली बात ये कि ये जो चैलेंजेस हैं और जो यंग वोटर है या यंग जनरेशन है वो देख रही है भाई हमारा क्या होगा। अगर आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपका यंग बच्चा बाहर जा रहा है तो परेशान है। आप उसकी परेशानी की सुनने के बाद वाकई ये जो आपने इंट्रो पढ़ा ये बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया के ऊपर ये जो 5 करोड़ जवान वोटर्स ने अभी जो नए आए उन्होंने जो
अपना वोट दिया है ना, अगर अब उस वोट को अगर आप इज्जत नहीं देंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो नया जो कुछ नहीं जानता, ठीक है ना, वो तो सामने देख रहा है। अगर आप पाकिस्तान के नए नौजवानों के मैंडेट को चोरी करेंगे और उनके मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे, तो फिर आप उस नौजवानों से क्या उम्मीद रखेंगे? क्या हम क्या रिस्पेक्ट दें उनको, उठाएं और सर पर रख दें? मैं बता उन्होंने सीटें ली, मैं बता देता हूं, उन्होंने मैं बता देता हूं, देखिए आज अगर ये जो मैं बता डॉक्टर साहब उन्हें लैपटॉप उस देंगे। ट्रेंड उस ट्रेंड को कायम रखें जो डॉक्टर साहब नौजवानों ने दिया है। उन्हें नौजवानों को लैपटॉप लगारी देंगे। साहब दे दें, शर्मिंदा है कि हम अपनी नई जनरेशन को दे क्या चुके हैं। हम लैपटॉप आप क्या कहना चाहते हैं भाई? चलिए आगे उनके चलते लिए हैं। असद निजामी हम कहाँ हैं? आप 30 साल पहले हम जवाब कहाँ सुनिए। थे? नहीं, बारी बारी क्या बोले यार। देना चाहते हैं उनको दिया क्या है? सोने के लगारी सर साहब पर दिया जो क्या है? उन्होंने लोगों सर को उनको अगर मैरिट, अगर उन्होंने निकल फिजा कर ने एक किसी बड़ा को खूबसूरत बात की थी, मैरिट। मैरिट तो मैरिट तो दे दें यार, वो मैरिट के लिए आए हैं, उन्होंने वोट दिया है, उनके वोट का एहतराम तो करें खुदा के लिए। असद कौन निजामी कौन उनके वोट की कौन बेहुरमती कर रहा है? कौन बेरमती नहीं कर रहा है? नहीं, कौन कर रहा है? मसलन मुझे ये बताएं आप ना, मैं नहीं समझते कर रहा हैं कि ये हूं। मैं ट्रेंड नहीं का- कर रहा हूं। ये जो डिले किया है ये क्यों किया? चलें उसका जवाब दे दीजिए। डिले- इलेक्शन कमीशन तो नहीं दे सका, आप दे दीजिए मुझे जवाब कि ये डिले क्यों हुआ है। अच्छा, डिले इसलिए किया गया है मैं कि मुझे बताया ना, सारी दुनिया कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, एमक्यूएम कह रही है, जमात इस्लामी कह रही है, फंक्शनल कह रही है, जीडीए कह रही है, कौम परस्त कह रहे हैं कि ये डिले हुआ है, लीडर्स कह रहे हैं कि ये डिले किया गया है जानबूझ के वोट। मैं नहीं कह रहा ये ना, हमने चीख, मैं तो नहीं कह रहा ये ना। चीखें हमने मारी हैं। तो आपने और मारी है तो हमने एग्री कहा कर है रहे हैं ना कि आप जनाब हम कि कहते आप रहे, उनके वोट वो- को लेकिन मैं ये इज्जत नहीं कब दे रहे कहता ना। हूं कि उनके चलिए, वोट को असद जो निजामी। वोट को तो उनकी डिले इज्जत क्यों नहीं दी किया है। मेरे भाई? सर आप लोगों की इजाजत से अब असद एहतशाम निजामी साहब साहब बीच ने में हमें रोक देते लाहौर हैं। स्टूडियो से ज्वाइन किया है। असद बात मैं बात आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। आप बोलते अस्सलाम वालेकुम हमारा असद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या है लाहौर के हलकों की सूरत हाल, नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। अब तो बड़े बड़े तमाम हलकों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, फिर क्या देख रहे हैं आप? जी लाहौर की हद तक तो दिन के वक्त ही दोपहर में ही जो कुछ अपसेट्स थे वो नज़र आए थे। सलमान खान राजा वाला जो हल्का था वहाँ पे काफ़ी सरप्राइजिंग था कि ओन चौधरी जो वहाँ से जीत गए। अलबत्ता अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट ये थी कि सलमान खान राजा ने लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से जो फॉर्म 47 है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले लिया है। तो वो एक चीज़ है जो आने वाले चंद घंटों में कल के रोज़ हमें पता चलेगी उसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं। उसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब ने एक ऐलान कर दिया जीत का, सो कॉल्ड जीत का, जो कि मतलब कंफ्यूजिंग सी उनकी स्पीच थी जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज दी मेजॉरिटी पार्टी, जो कि टेक्निकली तो शायद आपको हैरत हुई असद साहब, लेकिन आप तैयार नहीं बैठे हुए थे इस विक्ट्री स्पीच के लिए? मैं तो जी कल तैयार था जब वो 188 में थे, लेकिन वहाँ से जब वो वापस फिर चले गए जाती उम्रा तो फिर ज़रा मामलात जो थे वो ज़्यादा सामने आए। लेकिन वो बात तो चले अपनी जगह रही कि वो स्पीच तो चले उन्होंने कर दी उसके अंदर, लेकिन जो ज़्यादा इस वक्त अहम बात है लाहौर के अंदर जो सबसे ज़रूरी मीटिंग मेरे ख्याल में इन इलेक्शंस की वो अभी इस वक्त शायद शुरू हो गई है, शुरू होने लगी है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब और उनके साहबजादे जो हैं इस वक्त लाहौर पहुँच गए हैं या पहुँचने वाले हैं, और उनकी मुलाकात जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से मुतवक्की है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि सागदार साहब भी बैठेंगे। और ये जो सियासी एतिहाद जो नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को जीत दे के फिर उसके बाद कहा कि सियासी एतिहाद करने पड़ेगा इस जीत को मजबूत करने के लिए, तो वो देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो नंबर्स आ रहे हैं उसके तहत तो ये लग रहा है कि अगर तो, और कल के लिए ज़रदारी साहब ने जो दावत दी है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को नाश्ते के ऊपर, अगर तो वहाँ से कैंडिडेट जो है वो कुछ पीपल्स पार्टी गेन कर लेती है तो इस वक्त तो वो तो बिल्कुल एट पार आ जाएंगे नून लीग के साथ। तो बड़ा ये ज़रूरी है देखना कि यानी आप पीपल्स पार्टी की उंगलियां ज़्यादा घी में देख रहे हैं? जी वो इस वक्त तो देखिए जी हर जगह से वो उनको बुलाया जा रहा है और कह रहे हैं जी हमारे साथ मिल जाएं या हमारे साथ ना मिलें। रादर पीटीआई का मौक़िफ़ तो ये है कि हम किसी के साथ नहीं मिलेंगे, जो कि चले लिहाज से ठीक भी है, लेकिन नून लीग के लिए वो एक मजबूरी बन चुके हैं। और अब उसके लिए वो क्या मांगते हैं और वो क्या डील होती है, मेरे ख्याल में बड़े सख्त मुज़ाकरात होंगे। और उसके अंदर से ये भी मुतवक्की है चीज़ के कोई बड़ी चीज़ पीपल्स पार्टी जो है वो मांगेगी और फिर एक सियासी इत्तेहाद चलेगा जिसके अंदर एमक्यूएम भी राज़ी हैं और जेयूआई भी हो जाएंगे, और तमाम जो पार्टी जिन्होंने 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 सीटें ली हैं वो भी इनके साथ मिलेंगे या मिलना पड़ेगा। और आगे जाके देखेंगे फिर किसके अंदर क्या होता है। लेकिन जो मेजॉरिटी वाली बात है और सबसे बड़ी पार्टी वाली बात है वो तो उसी वक्त थोड़ी सी गलत साबित होगी जब उन्होंने कह दिया कि हमें एहतियात करना पड़ेगा। ठीक है जी, पीडीएम 2 की तरफ जा रहे हैं मेरे ख्याल में लग नहीं, आपको एक सवाल पूछना डॉक्टर चाहिए दानिश साहब ने- एहतशाम बात साहब नहीं से। करनी आपने, मेरी बारी थी ना, क्या आपकी बारी, आप प्लीज, आई एम रियली सॉरी एहतशाम साहब, माजरत।
मैं भी तुम्हारी तरह नाराज नहीं, होकर आपसे तो सबसे ज्यादा बनाए, आपसे मैं नाराज नहीं कर सकती। एक तो आप Good. हमारे बड़े हैं, नहीं, बड़ा नहीं, बहुत ही प्यारी शख्सियत, हम बहुत कुछ सीखते। दूसरा इस्लामाबाद में हम आपसे नहीं, ज्यादा हमारा वास्ता पड़े, time- हम कराची छोड़ के चले जाएंगे। एहतशाम साहब इतने लाइटर प्यारे- नोट, लाइटर नोट। एहतशाम साहब इतने प्यारे आदमी हैं, Lighter मेरा note time पर- भी एहतशाम साहब मेरे साथ एक शहर में भी रहते हैं ना, तो हम इकट्ठे चाय भी पीते हैं, वापस भी इकट्ठे गुफ्तगू जाना है करते हमने। हैं, जल्दी सीखते से भी हैं बहुत। अच्छा, बाकी दो तो तीन कराची में चीजें रह जाएंगे। देखिए लगारी साहब किसी काते में ही नहीं है। मेरा नहीं, ख्याल नहीं, है आप सब बड़े हैं, आप सब बड़े हैं। दो लाइटर तीन नोट पे चीज़ें बात हैं। कीजिए। देखिए बाय एंड लार्ज हम एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, ठीक है, यही हुस्न है बातचीत में। जब आप बात कर रहे होते हैं ज़रूरी नहीं कि हम सताइश बामी बन के बैठ जाएं, वो भी ठीक नहीं है। देखिए बुनियादी सवाल इस वक्त यही है कि इलेक्शन हो गया है, ठीक है ना, बाय एंड लार्ज इसको एक्सेप्ट किया गया है। किसी तरफ से ठीक है शिकायत आई हैं, लेकिन किसी ने बैठ के ये नहीं कह दिया कि जी हम नहीं मानते, रिजेक्ट करते हैं, इलेक्शन ख़त्म, ये वो जो माजी का हिस्सा रहा है वो नहीं हुआ। अच्छा, अब अगला स्टेप ये है जो हम बड़ी तम तराक के साथ हम इन पे वजन दे रहे हैं कि जी एक पार्टी जीती है, उसके लोग जीते हैं। अब उनका टेस्ट मोरालिटी का अब आने वाला है कि अब जरदारी साहब नाश्ते में मिलेंगे, कितने लोग उनके साथ जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, कितने लोग जाएंगे। वो जो अलीम खान कह रहे हैं कि जी हमारे राब्ते में हैं वो लोग, तो जहाज़ मुझे नहीं लगता ज़ाती तौर पे कि कोई इतने स्ट्रॉन्ग शुपल्स हमारे मोरालिटी के हैं कि लोग उधर जाएंगे। और डेफिनेटली जो बार बार एक बात आती है कि जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत के आते हैं लोग, वो रूलिंग पार्टी के साथ जाते हैं, ठीक है ना। अब ठीक है पाकिस्तान में शायद ये पहला सर तजर्बा अभी है। तो ये तजर्बा हो रहा है कि किसने इंडिपेंडेंस के साथ जाना है। अच्छा नहीं, वो नहीं कोई जाएगा, इसलिए इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस किंग मेकर बने हुए हैं। नहीं देखिए ये इंडिपेंडेंट खुद के बताया, मैंने गलत बोला। बात है कि इंडिपेंडेंट के साथ जा नहीं सकते ना। अब बड़ी जो पार्टियां थी, लॉ पीपल्स इजाजत पार्टी, नहीं नून देती। लीग, वो सोच नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप पॉइंट समझे ना सिचुएशन। आप जरा रोशनी डालें डॉक्टर साहब। देखिए मैंने मैं बात कहा। एक बात मुकम्मल कर Exactly. बात मुकम्मल कर जी, 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 बात जी। मैं नाराज ये कह रहा हूँ, ना हो देखें नाराज नहीं मैं जी, just- जी, जी। just जी, पीसीआर joking। जरा चाय भी भिजवा दें देखें अंदर, अभी जी। सलमान अकरम अली साहब पाकिस्तान के कितने बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो पीटीआई के संबल पे इलेक्शन लड़ूंगा। वहाँ गए ना, सुप्रीम को अपना इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर उनको बता दिया कि नहीं उस पार्टी का सिंबल नहीं है, आपको इंडिपेंडेंट ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसी बात होती, बड़े तगड़े वकील हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते, नहीं गए वहाँ पे, उसे पता था कि यहाँ फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। देखिए सवाल इस वक्त ये है कि ये पॉलिटिक्स बड़ा बेरहम प्रोफेशन है और इसमें आप देख लें सारे लोग अपना अपना जोर लगाएंगे, अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करें, जो कि उनका पूरा पूरा हक है। अच्छी बात यह है, काश अवाम के मसाइल हल करने के भी इतना ही जोर लगाएं। काश, ये तो बहुत है ना, काश बहुत बड़ा इफ है ना। शायद वो हल तो हो जाए। अभी सर, देखें जोर लगाएंगे ना नियत से। मुझे किसी ने कहा, मुझे किसी ने बड़ी प्यारी बात की कि मैं खुद बड़ी बहुत बड़ी फैन हूँ आसिफ अली जरदारी की जहानत की। वो उस ज़हीन है, मुफाहमत के बादशाह। अब सारे आप लोगों देख के लें। मैनिफेस्टो हाँ, देख लें, कोई अमल नहीं लेकिन वो करता। जहानत अगर अवाम की खिदमत में इस्तेमाल हो जाए तो हमारे वो तो सारे किसी मसले के हल पास हो जाएंगे। नहीं, किसी ने। जी एहतशाम साहब देखिए, एक मेरी बात। आप आखिरी मैं बात। सिर्फ आखिरी फिर बात आपकी कर रहा तरफ आते हूँ, हैं। आखिरी बात कर रहा हूँ। देखिए ना, इतना दयानतदारी का एलिमेंट होता तो खास तौर पे तीन बड़ी पार्टियां, इन्हें जो रोल प्ले करना चाहिए था नहीं किया इन्होंने। अब सवाल यह है कि पर्टिकुलर पार्टी के साथ हमदर्दी आपको है तो भले करें, लेकिन खुदा का वास्ता आप और मेरे जैसे बंदों को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं बनना। ठीक है। गलत को गलत कहें, सही को सही। सही को सही। ब्रेकिंग एक दे दूं छोटी सी आपके सामने, जी, वो please, ये है please, फिर आपकी तरफ कि आते देखिए एक तो ये है कि अभी तक कानून जो है वो क्लियर है, वो ये है कि जी पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन कहता है एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अच्छा, आइन और कानून के तहत आपको 3 दिन के अंदर किसी न किसी इस सियासी पार्टी को जमात को ज्वाइन करना, करना ठीक है। अच्छा, पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन लायर कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेंड है इस वक्त सिलसिला चला हुआ है, अदालती फैसले आप देख रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन के फैसले देख रहे होंगे, तो उस बुनियाद पे हो सकता है कि ये सवाल उठ जाए कि नहीं जी आप नहीं जा सकते। तो उस पर उन्होंने एक फैसला किया है और वो फैसला ये है जो इंडिपेंडेंट अहम फैसला, है जी। कि किसी भी छोटी सियासी जमात का वो हिस्सा बनकर उसको कैप्चर करें। ये उनके जो अहम तरीन जमात इस्लामी से बात वो कर रहे वो थ्योरी दी थी लेकिन लगारी साहब नहीं मान रहे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो उस सूरत हाल में वो उधर चले जाएंगे। अब सबसे सर, इम्पोर्टेंट छोटी सियासी जमात इतनी हिम्मत का मुजाहिरा करेगी। नहीं, बहुत है। मैं अगर मेरी अवामी नेशनल नेशनल पार्टी की एक जमात है, उसमें इतनी बड़ी जमात आकर ठीक है। मेरे इसमें सारी के सारे इंडिविजुअल यानी ये हो जाए आप- तो आप- मैं तो आपको ये किरदार- के अंदर इतनी गुंजाइश तो हो क्या पिछले सर ये रूल्स रहता है, बकरा कुछ नहीं होगा, रूल्स कहता है डॉक्टर सर। दानिश ये अब मैं आपको ये एक और सिराजुल हक साहब ये किरदार अदा करते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। साहब भी आपके मेरा ख्याल ये एक जो सिराजुल मैं हक साहब, बोल दूं हाँ। उसमें ये है कि देखिए इस वक्त जो सवाल है वो ये है कि जी जो भी सूरत हाल है अभी, जो भी स्टेटस है, चले हम में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये है पार्टी ये कह रही है, हम क्लेम कर रहे हैं, जो कुछ भी है ये स्टेटस है, आगे बढ़ रहा ठीक है है। और इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई जिसका आपने जिक्र किया। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या
इस तरह की जो जैसे शुरू में बात हुई कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन थे, देखिए पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त जो है वो बेहतरीन गेम है कि वो PMLN के साथ भी जा सकती है और वो आज़ाद खुर्शीद शाह, मैं एक आपको बहुत अंदर की न्यूज़ दे दूं कि नाम नहीं बताऊंगा, मुझे पूछिएगा नहीं, पीपल्स पार्टी के एक बहुत अहम जिम्मेदार ने PTIs को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए रुजू कर लिया, ठीक है, लेकिन अभी तक PTI ने उसका मुस्बत जवाब नहीं दिया है। तो आपको पता है आसिफ अली जरदारी, ये बात मैं तो कल से कह रही हूँ डॉक्टर साहब, आपकी बात सच हो गई ना, मैं तो कल से कह रही थी कि पीपल्स पार्टी के साथ पूरी हो हाँ, गई। लेकिन मेरे से डिसएग्री कर रहे थे ज्यादातर, करने देना, लेकिन ये हो गया, कल से बात कर रही हूँ, हो गया। अच्छा, आप दूसरा ऑप्शन लेकिन सहाफी सोर्स भी नहीं बताता, लेकिन कुछ सोर्स भी होता है, कुछ आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। आप कह दिया करें ना कि ये मेरी सोर्स है। मैं जरा नाज़रीन को आम अल्फाज में जरा समझाना चाहती हूँ कि मुझे इस चीज की क्या समझ आती है। आप सब सीनियर्स आप रोशनी डालिएगा बारी बारी सब, कि देखिए आजाद उम्मीदवार कहाँ से आए हैं सबको पता है। अब आपके पास बल्ले का निशान नहीं था, आप और निशानों पे लड़े, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या था, आपकी हमदर्दियां सियासी किसके साथ थी, ये सबको पता है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग में से आजाद उम्मीदवारों को, जिनका बैकग्राउंड सबको पता है, उन्हें किसी एक को चूज करना पड़े, तो शायद बिलावल उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन होंगे जरदारी साहब, ना कि नून लीग। या हम आम अल्फाज में कह दें कि किससे आपको कम नफरत है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, तो आपको उनको बिलावल साहब शायद इतने ज्यादा बुरे नहीं लगते होंगे जितनी नून लीग लगती होगी, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तक उनको पहुंचाने में नून लीग का भी बड़ा किरदार है। तो फिर अगर आप चूज करेंगे तो आपको जो कम बुरा लगेगा उसको चूज करेंगे। मैं दोबारा इस लफ्ज को इस्तेमाल करने के लिए माजरत ख्वाऊं, तो फिर पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में है और जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, जोड़ तोड़ के बादशाह हैं। अच्छा, दूसरी बात आप गौर कीजिएगा कि बिलावल साहब बड़े खतरनाक तरीके से यस सही कह रहे हैं वो, नहीं आगे जाके कुछ भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब देखिए, यहाँ पे वाकई ये बात भी है कि पूछ ले हमसे भी कुछ, ये आपने ये खबर दी थी कि मैं भी कल से बात कर रही हूं, खबर आप पहले दे चुकी हैं, ब्रेक कर चुकी हैं, लेकिन देखिए ये अभी आपको क्रेडिट देंगे। अभी भी हम इस खबर पे इसलिए कायम नहीं रह सकते, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 11th आवर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक्ट हो रहा है उसको, लेकिन अभी ये समझ आ रही, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग अदर ऑप्शन क्या है, अदर ऑप्शन क्या है, अदर ऑप्शन बात आप जरा गौर कीजिएगा कि बिलावल साहब ने जो पूरी इलेक्शन कैंपेन की, उस इलेक्शन कैंपेन में कभी आपने खान साहब के लिए सख्त अल्फाज सुने बिलावल साहब के मुंह से? नहीं, हमने नहीं। उनके बल्ले का निशान नहीं छीनना चाहिए था, हम जमहूरी पार्टी है। अरे सवाल आप पूछते हैं, जवाब आप मुझे फिर ऐसा जमहूरी पार्टी, आप मुझे बताते बिलावल साहब ने क्या सॉफ्ट कॉर्नर शो नहीं किया, तवज्जो अट्रैक्ट करना चाह रहे थे। आखिरी जलसे का मैं बता दूं, जो बिलावल साहब ने उनके बारे में बातें की थी, उन्हें कहा कि 3.5 साल में वो गलतियां काम की हैं कि अब जेल में बैठ के रो रहा है। अच्छा ठीक है, आपका एक पॉइंट मैं एस्टेब्लिश कर दूं। नहीं डॉक्टर साहब, क्या आपका पॉइंट एस्टेब्लिश कर दूं। देखिए, आजाद उम्मीदवार खड़े हैं जिसका नाम PTI है, मेजॉरिटी है 5-7 उठा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-7 को हटा दें, तब भी वो 90 से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अगर फर्ज कीजिए उनसे ये कहा जाए कि भाई नून लीग के साथ जाओगे या पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे। आप, मेरा ख्याल है हम सब मुत्तफिक हैं कि वो नून लीग के साथ नहीं जाएंगे। दो ही ऑप्शन हो उनके पास, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे। ठीक है, पीपल्स पार्टी PMLN मिलती है, फिर इक्वेशन बड़ी दूसरा इक्वेशन वाली है, ये दूसरी इक्वेशन हो सकती है। और मेरे ख्याल में जैसे उस इक्वेशन पे सर आपने जरा बिलावल भुट्टो वजारत उस्मा के कैंडिडेट होंगे, याद रखिए। लेकिन शिराज साहब मेरी बात सुने, बिलावल भुट्टो आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे वजीर आजम बन के, या PMLN के साथ? और PMLN जो है वो इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करेगी, कैसे समझते हैं? देखिए, आजाद का फिर वही प्रोविजन है कि आया ले दे क्या होगा, आजाद को क्या मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी है ना, अगर आजाद वाकई इंडिपेंडेंट, आजाद तो बड़े नजरियाती थे, वो भी लेन देन की बातें करेंगे, सब तो फिर बड़े नजरियाती थे, वो देंगे कि नहीं? वो तो बड़े नजरियाती थे आजाद। आप अक्सरियती पार्टी को ओहदा देंगे? यही रजिस्टर करवाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं यही बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कोई आजाद हो किसी पार्टी से, अभी जो आजाद है जिस पार्टी से, लेन देन सब करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा अगर कोई नजरिया है तो उस नजरिए का नाम है नजरिया जरूरत। तमाम लोग मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।